हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, आज मैं पॉलिटिकल साइंस पर अपने पहले लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन को पढ़ने से पहले आवश्यक होता है कि हम उसका मीनिंग जान लें। हम किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें सबसे पहले पता हो कि इस सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है, हमें इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है। क्योंकि बिना यह जाने कि सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, हमें इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना बेकार होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है कि सबसे पहले हम यह जान लें कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, राजनीति विज्ञान होता क्या है, राजनीति का क्या मतलब है, विज्ञान का क्या मतलब है। कई बार स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि सर, राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स के स्टूडेंट द्वारा पढ़ा जाता है, फिर क्यों इस सब्जेक्ट को विज्ञान कहते हैं, क्यों इस सब्जेक्ट को साइंस कहते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड, अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिकल साइंस से बना है। पॉलिटिकल साइंस दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉलिटिकल प्लस साइंस, पॉलिटिकल प्लस विज्ञान। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल का क्या मतलब है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इस सब्जेक्ट को साइंस क्यों कहते हैं और एक्चुअल में साइंस का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड, ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से बना है। तो पॉलिटिकल शब्द ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड पोलिस से बना है। अब पोलिस का क्या मतलब होता है? तो पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट या फिर शहर राज्य। फ्रेंड्स, स्टेट या राज्य के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि सिटी स्टेट, नेशन स्टेट एंड सो ऑन। पर यहां पर जब मैं आपको स्टेट के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि सिटी स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। पर यहां पर हमारा फोकस सिटी स्टेट या नेशन स्टेट नहीं है, यहां पर हमारा फोकस है स्टेट। यहां पर हमारा मेन फोकस है स्टेट। तो क्योंकि सिटी स्टेट स्टेट का सिर्फ एक टाइप है, तो पॉलिटिकल शब्द का मतलब होता है स्टेट या फिर राज्य। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल शब्द का मतलब क्या हुआ? स्टेट या फिर समथिंग रिलेटेड टू स्टेट। राजनीति शब्द का मतलब क्या हुआ? राज्य या फिर कुछ जो राज्य से संबंधित हो। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को यह समझ आ गया होगा कि पॉलिटिकल या राजनीति का मतलब होता है स्टेट या समथिंग रिलेटेड टू स्टेट, कुछ जो राज्य से संबंधित हो। तो अब हमें यह समझना है कि स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में यानी राजनीति विज्ञान की भाषा में इंडिया एक स्टेट है, यूएसए एक स्टेट है, फ्रांस एक स्टेट है, सिमिलरली जर्मनी एक स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम एक स्टेट है, चाइना एक स्टेट है, बांग्लादेश एक स्टेट है। फिर आप लोग पूछेंगे कि सर, अगर इंडिया एक स्टेट है, इंडिया एक राज्य है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरला, ये सब क्या हैं? तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब इंडिया के प्रोविंसेस हैं, यानी कि ये सब इंडिया के प्रांत हैं। ठीक है, तो एमपी, यूपी, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, ये सब क्या है? प्रोविंसेस हैं, ये सब इंडिया के प्रोविंसेस हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्टेट का और डीप मीनिंग यानी कि और गहरा मतलब समझाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, किसी भी स्टेट को उसके 4 एलिमेंट्स के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। यदि आप किसी भी राज्य को समझना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी स्टेट,
तो आपको उसे उसके 4 एलिमेंट्स के बेसिस पर समझना होगा। किसी भी स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, जो कि हैं टेरिटरी यानी कि राज्य क्षेत्र, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि टेरिटरी या राज्य क्षेत्र का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, टेरिटरी या राज्य क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी भी राज्य की सीमा के अंदर आने वाले भौगोलिक क्षेत्र को उसका राज्य क्षेत्र या टेरिटरी कहते हैं। मींस ज्योग्राफिकल एरिया कमिंग इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट इज नोन एज इट्स टेरिटरी। अब इस चीज को मैं आपको सिंपली समझाने के लिए और आसानी से समझाने के लिए इंडिया का एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश इंडिया की टेरिटरी में आता है। केरला क्या है? केरला इंडिया की टेरिटरी में आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश केरला ही होगा राज्य। ऐसे ही जयपुर क्या है? जयपुर एक शहर है जो कि इंडिया की टेरिटरी में आता है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक शहर है, एक केंद्र शासित राज्य है जो कि इंडिया की टेरिटरी में आता है। विशाखापट्टनम क्या है? विशाखापट्टनम इंडिया की टेरिटरी में आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको दिल्ली का, विशाखापट्टनम का, केरला का, ये सब इंडिया के मेनलैंड यानी कि मुख्य भाग में आते हैं और ये सब इंडिया की टेरिटरी हैं। ऐसे ही लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप भी इंडिया की टेरिटरी में आते हैं, जो कि क्या है? इंडिया के आइलैंड्स हैं, वो इंडिया की आइलैंड टेरिटरी हैं। तो फ्रेंड्स, टेरिटरी का मतलब क्या हुआ? किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट के पास जो लैंड है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री, किसी भी स्टेट की सीमा के अंदर जो लैंड आता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री, किसी भी स्टेट की सीमा के अंदर जो भौगोलिक क्षेत्र या ज्योग्राफिकल एरिया आता है, हम उसे उसकी टेरिटरी कहते हैं। और इसे यदि मैं बहुत आसान भाषा में कहूं तो किसी भी स्टेट या राज्य की सीमा के अंदर आने वाली जमीन, किसी भी स्टेट के अंदर की बाउंड्री के अंदर आने वाला लैंड को उसकी टेरिटरी कहते हैं। फ्रेंड्स, अब किसी भी स्टेट का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी पॉपुलेशन या फिर उसकी जनसंख्या। तो पॉपुलेशन क्या होती है या जनसंख्या क्या होती है? तो किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य की टेरिटरी में रहने वाले लोगों को उसकी जनसंख्या कहते हैं। पीपल लिविंग इनसाइड द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट इज नोन एज इट्स पॉपुलेशन। जैसे कि आपने अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कई बार अपनी स्पीच में कहते हुए सुना होगा कि 130 करोड़ भारतवासी या 125 करोड़ भारतवासी। तो ये 125 करोड़ भारतवासी क्या हैं? ये भारत की जनसंख्या है, ये भारत की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन मींस किसी भी स्टेट की टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोगों को, पीपल लिविंग इनसाइड द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट इज नोन एज इट्स पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाऊंगा कि गवर्नमेंट क्या होती है। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां से आप अपना ध्यान पूरी तरह से लेक्चर पे दें, क्योंकि यह थोड़ा सा टेक्निकल है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट या सरकार क्या होती है। तो गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि स्टेट क्या है। फ्रेंड्स, स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। राज्य जो है वो एक विचार है। इस बात का क्या मतलब है कि राज्य एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या राज्य एक विचार है? क्या आप में से किसी ने भी कभी राज्य को देखा है? क्या आप में से किसी ने भी कभी स्टेट को टच किया है कि स्टेट छूने में कैसा है, स्टेट देखने में कैसा है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेट क्या है? एक आइडिया है, स्टेट एक विचार है। और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या है? सरकार क्या है? सरकार राज्य का मूर्त रूप है। मतलब गवर्नमेंट इज द कंक्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेट। सरकार क्या है? सरकार राज्य का मूर्त रूप है। इस बात को आपको और आसानी से समझाने के लिए
मैं इंडियन फिलॉसफी से एग्जाम्पल लूंगा, भारतीय दर्शन से या हिंदू धर्म से एग्जाम्पल लूंगा। आप सबने आत्मा के बारे में सुना होगा। यू ऑल मस्ट हैव लिसन्ड अबाउट सोल। व्हाट इज सोल? आत्मा क्या है? आत्मा एक आइडिया है, आत्मा एक विचार है। क्या कभी किसी ने आत्मा को देखा है? नहीं। क्या कभी किसी ने आत्मा को छुआ है? नहीं। बिल्कुल उसी तरह स्टेट भी एक विचार है। स्टेट को कभी किसी ने ना देखा है, ना स्टेट को कभी किसी ने छुआ है। स्टेट क्या है? स्टेट एक आइडिया है। और जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेट की कंक्रीट मैनिफेस्टेशन है, यानी कि सरकार राज्य की मूर्त रूप है, बिल्कुल उसी तरह से शरीर आत्मा का मूर्त रूप है। यदि आप किसी की आत्मा को देखना चाहते हैं तो आप कहां देखेंगे? उसके शरीर पे देखेंगे। आप बोलते हैं राहुल बहुत अच्छा लड़का है, तो आपको कैसे पता चला? उसकी बॉडी पे देख के पता चला, उसके बिहेवियर को देख के पता चला। यानी कि शरीर क्या है, बॉडी क्या है? बॉडी आत्मा की कंक्रीट मैनिफेस्टेशन है, बॉडी आत्मा का परछाई है, बॉडी आत्मा की कंक्रीट मैनिफेस्टेशन है, शरीर आत्मा का मूर्त रूप है। बिल्कुल उसी प्रकार यदि हम स्टेट को आत्मा से और गवर्नमेंट को शरीर से कंपेयर करें तो आप बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे कि स्टेट एक आइडिया है और उस स्टेट का मूर्त रूप क्या है? सरकार है। जैसे कि यदि आप सरकार को देखना चाहें तो आप कहां देखेंगे? आप सरकार को देखना चाहें तो आप प्रधानमंत्री की तरफ देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार है। आप गृह मंत्री की तरफ देखेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, आप हाई कोर्ट को देखेंगे, आप पुलिस को देखेंगे, आप आर्मी को देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब सरकार हैं, यानी कि आप सरकार को देख सकते हैं। यानी कि सरकार क्या है? सरकार राज्य का मूर्त रूप है। सरकार क्या है? सरकार राज्य का कंक्रीट मैनिफेस्टेशन है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको गवर्नमेंट का एक और डीप मीनिंग बताऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं ना, अब मैंने आपको इतना समझा दिया है कि सरकार क्या है? राज्य का मूर्त रूप है। अब मैं आपको एक और डेफिनेशन बताऊंगा सरकार की। गवर्नमेंट इज द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट। अब इस बात का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट इज द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट? इस बात का मतलब यह है कि सरकार राज्य का माध्यम है। मतलब जैसे कि आत्मा अपने सभी कार्य शरीर के द्वारा करवाती है। आत्मा का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना, और वो उसके लिए सभी कार्य किससे करवाती है? शरीर से करवाती है। उसी प्रकार राज्य अपने सभी कार्य सरकार के द्वारा करवाता है। तो राज्य क्या है? राज्य एक विचार है, राज्य एक आइडिया है। और राज्य का इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है? यानी कि स्टेट का माध्यम क्या है? राज्य का माध्यम क्या है? राज्य का माध्यम सरकार है। यानी राज्य अपने सभी कार्य सरकार के द्वारा करवाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको यह अब सवाल ये उठता है कि राज्य के या सरकार के कार्य क्या हैं? हमने यह जान लिया कि राज्य अपने सभी कार्य सरकार के द्वारा करवाता है, परंतु अब सवाल उठता है कि राज्य के क्या कार्य हैं? तो राज्य के कार्य को कहते हैं गवर्नेंस या फिर शासन। तो राज्य का कार्य क्या है? शासन या फिर गवर्नेंस। और इस काम को कौन करता है? इस काम को गवर्नमेंट करती है या फिर सरकार करती है। अब गवर्नेंस क्या होता है? शासन क्या होता है? शासन यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखना। शासन या फिर गवर्नेंस यानी कि वेलफेयर वर्क करना, यानी लोक कल्याणकारी कार्य करना, जैसे कि अस्पताल बनवाना, लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट देना। ये सब गवर्नेंस में आते हैं। यानी ये सब क्या है? सरकार के कार्य हैं। लॉ बनाना, कानून को इंप्लीमेंट करवाना, ये सब सरकार के कार्य हैं, ये सब गवर्नेंस हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको गवर्नमेंट का मीनिंग मैं अच्छे से समझा पाया हूं। अब हम चलते हैं अपने अगले एलिमेंट की तरफ, जो कि है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। अब सोवरेनिटी क्या होती है? संप्रभुता क्या होती है? सो सोवरेनिटी मींस द सुप्रीम अथॉरिटी। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च संस्था। मतलब यदि मैं यह कहूं कि स्टेट इज सोवरेन या फिर राज्य जो है संप्रभु है, तो इस बात का अर्थ यह है कि अपनी टेरिटरी में या फिर अपने राज्य क्षेत्र में स्टेट सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च संस्था है। अब इस बात को आपको अच्छे से समझाने के लिए
मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यदि मैं यह बोलूं कि स्टेट इज सोवरेन या राज्य संप्रभु है, तो इस बात का क्या अर्थ होगा। इस बात का अर्थ यह होगा कि स्टेट जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, यानी स्टेट जो है वो क्या है, सर्वोच्च संस्था है। अब इस बात का क्या अर्थ है कि स्टेट सुप्रीम अथॉरिटी है या स्टेट सर्वोच्च संस्था है। इस बात का अर्थ यह है कि स्टेट इज टोटली इंडिपेंडेंट इन इट्स डिसीजन मेकिंग इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, यानी कि राज्य अपने निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। तो क्या मतलब हुआ कि स्टेट इज टोटली इंडिपेंडेंट इन इट्स डिसीजन मेकिंग इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, यानी कि राज्य अपने निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि बाहरी रूप से डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस से क्या मतलब है, यानी बाहरी रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता से क्या मतलब है। जैसे कि यहां पर आप यूएसए का मैप देख सकते हैं। यूएसए एक सुपर पावर है, एक बहुत शक्तिशाली देश है, लेकिन चूंकि भारत एक संप्रभु देश है, इसलिए यूएसए की सरकार या यूएसए किसी भी तरह से भारत सरकार को फोर्स नहीं कर सकता कि वो किसी डिसीजन को ले। यूएसए किसी भी तरह से अपने किसी भी निर्णय को भारत सरकार पर या भारत की जनता पर नहीं थोप सकता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत सरकार को अपने किसी भी निर्णय को बदलने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत सरकार संप्रभु है। भारत सरकार अपने राज्य क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। इसलिए यूएसए भले ही महान शक्ति है, परंतु फिर भी वह भारत सरकार को उसके निर्णय लेने में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यह मीनिंग हुआ इंटरनल एक्सटर्नल सोवरेनिटी या फिर बाहरी संप्रभुता का। फ्रेंड्स, इंटरनल सोवरेनिटी या आंतरिक संप्रभुता को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अब फ्रेंड्स, मिडाइवल टाइम में यानी कि मध्यकालीन समय में यूरोप में एक प्रिंसिपल ऑफ टू स्वॉर्ड्स था, यानी कि दो तलवारों का सिद्धांत। अब ये प्रिंसिपल ऑफ टू स्वॉर्ड्स या दो तलवारों का सिद्धांत क्या है? इसका मतलब यह है कि यूरोप में उस समय दो सोवरेन थे, यानी कि दो संप्रभु थे। पहला संप्रभु था किंग यानी कि राजा, और दूसरा संप्रभु कौन था? चर्च। चर्च यानी कि रिलीजन या फिर धर्म। तो अब किंग सोवरेन है, यानी कि राजा संप्रभु है, तो राजा अपनी लॉ बनाएगा, किंग अपनी लॉ बनाएगा और चर्च अपनी लॉ बनाएगा। अब किंग की भी लॉ है, चर्च की भी लॉ है। अब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि हम किसकी लॉ फॉलो करें, क्योंकि यदि हम किंग की लॉ फॉलो करते हैं तो चर्च हमें पनिशमेंट देगा, और अगर हम चर्च की यानी कि धार्मिक लॉ को फॉलो करते हैं तो किंग हमें पनिशमेंट देगा। इस कारण किसी ने कोई लॉ फॉलो की ही नहीं। इस कारण सारा का सारा स्टेट अराजकता में बदल गया। द एंटायर स्टेट कन्वर्टेड इनटू द स्टेट ऑफ एनार्की। अराजकता क्या होती है? जंगल राज, यानी कि कोई शांति व्यवस्था नहीं, कोई कानून नहीं, तो सारा का सारा स्टेट किस में बदल गया? अराजकता में बदल गया। अब इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? फ्रेंड्स, अब यूरोप में क्या हो रहा था कि राजा क्या है? राजा स्टेट है, क्योंकि राजा सरकार है, ओके, और सरकार क्या है? मैनिफेस्टेशन यानी कि मूर्त रूप है राज्य का। तो अब यहां पर यूरोप में क्या हो रहा था कि धर्म यानी कि चर्च इंटरफेयर कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था। किसके कार्य में? स्टेट के कार्य में। क्यों? क्योंकि लॉ बनाना किसका काम है? स्टेट का काम है। और चर्च क्या कर रहा है? अपनी खुद की लॉ बना के और लोगों से अपनी लॉ मनवा के स्टेट के काम में इंटरफेयर कर रहा है, राज्य के कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है। और इससे क्या हुआ? ना स्टेट की लॉ चल पाई और ना चर्च की लॉ चल पाई, और सारा का सारा स्टेट अराजकता में बदल गया। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि किसी भी एक टेरिटरी में यानी कि किसी भी एक राज्य क्षेत्र में सिर्फ एक ही सोवरेन हो सकता है, एक ही संप्रभु हो सकता है। यदि एक से अधिक सोवरेन होने की कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा राज्य किस में बदल जाएगा? अराजकता में बदल जाएगा।
जैसे कि आप सबने कहावत सुनी होगी कि एक म्यान में एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, या फिर जंगल का सिर्फ एक ही राजा होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से किसी भी एक टेरिटरी में केवल एक ही सोवरेन हो सकता है। अब यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल सोवरेनिटी या आंतरिक संप्रभुता का क्या अर्थ है। आंतरिक संप्रभुता का यह अर्थ है कि कोई भी आंतरिक शक्ति या कोई भी आंतरिक सत्ता राज्य के कार्य में हस्तक्षेप ना करे और वो राज्य को निर्णय लेने से प्रभावित ना करे। जैसे कि यूरोप में क्या हो रहा था, चर्च या फिर रिलीजन स्टेट के कार्य में हस्तक्षेप कर रहा था और स्टेट को डिसीजन नहीं लेने दे रहा था। लेकिन इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब क्या है? आंतरिक संप्रभुता का मतलब यह है कि रिलीजन किसी भी तरह से स्टेट की डिसीजन मेकिंग में हस्तक्षेप ना करे। रिलीजन does not interfere in the decision making of state. State is totally independent in its decision making from religion. State अपने निर्णय लेने में धर्म से पूर्णतः स्टेट अपने निर्णय लेने की शक्ति में धर्म से पूर्णतः मुक्त है, यानी कि धर्म या फिर रिलीजन स्टेट की निर्णय लेने की पावर में, डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यह मीनिंग होता है इंटरनल सोवरेनिटी का। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से और क्लियर कर देता हूं। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। इंडिया इज अ हिंदू मेजोरिटी रीजन, हिंदू यहां मेजोरिटी में है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि इंडियन स्टेट जो डिसीजंस लेगा वो हिंदू धर्म के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के लेगा या हिंदू धर्म गुरुओं से पूछ के लेगा। इंडियन स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी डिसीजन लेगी वो इस बात पे लेगी क्या वह डिसीजन भारत की जनता के लिए सही है या नहीं है। वह इस बात को ध्यान में रख के नहीं लेगी कि क्या यह डिसीजन हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट रिलीजन से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। स्टेट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। रिलीजन कैन नॉट इंटरफेयर इन द डिसीजन, रिलीजन कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ स्टेट, यानी कि धर्म राज्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इसका अर्थ क्या है कि हम इंटरनली भी सोवरेन हैं। जैसे कि आप सबने बहुत ही फेमस सबरीमाला केस के बारे में सुना होगा। तो सबरीमाला केस में क्या हुआ था कि वुमेन को टेंपल में एंट्री रोक दी गई थी, यानी कि औरतों को मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया था, उनका प्रवेश वर्जित था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया कि वुमेन को मंदिर में एंट्री दिलवाई जाए तो उनको मंदिर में एंट्री मिली। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट स्टेट का पार्ट है। और स्टेट क्या है? स्टेट सोवरेन है, स्टेट संप्रभु है। तो किसकी बात मानी जाएगी? स्टेट की बात मानी जाएगी। फ्रेंड्स, सोवरेनिटी का एक और बहुत डीप मीनिंग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट का काम क्या होता है? गवर्नेंस। एंड गवर्नेंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है लॉ मेकिंग, यानी कि कानून बनाना। क्यों? क्योंकि यदि कानून नहीं होगा तो लोगों के मन में जो भी आएगा वो करेंगे और इस कारण से हर जगह लड़ाई झगड़ा होगा और सारा का सारा स्टेट जो है, सारा का सारा राज्य जो है वो अराजकता में बदल जाएगा, जंगल राज में बदल जाएगा। जिसका जो मन में आएगा वो करेगा। इसलिए कानून बनाना स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। लॉ मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट। तो फ्रेंड्स, अब सोवरेनिटी या संप्रभुता का मतलब होता है कि किसकी लॉ मानी जाएगी, हुज लॉ विल प्रिवेल, किसकी लॉ चलेगी। जैसे कि मैंने आपको यूरोप का एग्जांपल दिया था, तो यूरोप के एग्जांपल में चर्च के कारण किंग की लॉ नहीं चल पा रही थी, ना किंग की लॉ चल रही थी ना चर्च की लॉ चल रही थी, तो दोनों में से कोई भी सोवरेन नहीं था। तो सोवरेनिटी या सोवरेन या फिर संप्रभुता या संप्रभु का मतलब होता है किसकी लॉ चलेगी। जैसे कि इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार संप्रभु है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोवरेन है। तो जो लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी वो लॉ इंडिया में चलेगी। जैसे कि मैंने आपको अभी सबरीमाला केस का एग्जांपल दिया, तो यहां पर मंदिर की लॉ क्या थी? मंदिर की लॉ ये थी कि वुमेन को एंट्री नहीं मिलेगी टेंपल के अंदर। लेकिन स्टेट, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट स्टेट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लॉ बनाई कि भाई वुमेन को स्टेट में एंट्री मिलेगी, और उनको एंट्री मिली। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है? स्टेट है, और स्टेट क्या है? सोवरेन है। तो जो सोवरेन है उसकी ही लॉ चलेगी। ये मीनिंग होता है सोवरेनिटी या संप्रभुता का। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर हमने अपना डिस्कशन
पॉलिटिकल वर्ड के मीनिंग से स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको समझाया कि पॉलिटिकल या राजनीति वर्ड का मतलब होता है स्टेट या फिर राज्य, और स्टेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉलिटिकल और स्टेट का मीनिंग अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस या विज्ञान का क्या मतलब होता है और इस डिसिप्लिन को साइंस क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये समझने के लिए कि इस डिसिप्लिन को साइंस क्यों कहा जाता है, सबसे पहले हमें साइंस का मीनिंग समझना होगा। जैसे ही मैं साइंस वर्ड का नाम लेता हूं, आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं को साइंस मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इस साइंस के बारे में हमारा बहुत रॉन्ग परसेप्शन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सिर्फ नेचुरल साइंसेस हैं, यानी कि ये प्राकृतिक विज्ञान है। साइंस का मीनिंग इससे कहीं अधिक गहरा और ब्रॉड है। तो साइंस का मतलब क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ मेथड ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी, यानी कि विज्ञान व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन का एक तरीका है। जब हम किसी भी अध्ययन को एक व्यवस्थित तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, उसे हम साइंस कहते हैं। अब साइंस क्या है ये थोड़ा समझना टेक्निकल है, इसलिए मैं आपको इस पूरी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि से किसी भी चीज को पढ़ने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, डेटा कलेक्शन यानी जानकारी का संग्रहण, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी परिकल्पना का परीक्षण, हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, यानी कि क्या आपकी परिकल्पना को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया या फिर रिजेक्ट कर दिया गया, और अंत में कंक्लूजन या निष्कर्ष, और उसके बाद हम अपनी थ्योरी बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि एक दिन एक राहुल नाम के व्यक्ति ने कुछ काले कौवे देखे। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, वन डे अ मैन नेम्ड राहुल सॉ सम ब्लैक क्रोस। एक दिन एक राहुल नाम के व्यक्ति ने कुछ काले कौवे देखे। ठीक, तो उसने क्या हाइपोथेसिस बनाई? हाइपोथेसिस मतलब ऐसी थ्योरी जो प्रूव ना हुई हो, ऐसी थ्योरी जो रॉ फॉर्म में हो। उसने क्या परिकल्पना बनाई? उसने यह परिकल्पना बनाई, ये हाइपोथेसिस बनाई कि सभी कौवे काले रंग के होते हैं। ठीक है, उसने क्या परिकल्पना बनाई कि सभी कौवे काले रंग के होते हैं। अब उसको क्या करना है? अपने इस हाइपोथेसिस को, अपनी इस परिकल्पना को प्रूव करना है। तो अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए वो क्या करेगा? वो डेटा कलेक्ट करेगा, वो जानकारी का संग्रहण करेगा। तो जानकारी के संग्रहण के लिए वो अधिक से अधिक स्थानों पर जाएगा और उनका भ्रमण करेगा, और वहां जाकर क्या करेगा? कौओं को देखेगा कि भाई कौवे किस रंग के हैं, कौवे काले रंग के हैं, कौवे किसी और रंग के तो नहीं है काले रंग के अलावा। तो मान लीजिए वह दिल्ली गया, पटना गया, बिहार गया, गया गया, झारखंड गया, मध्य प्रदेश गया। ठीक है, और उसने हर जगह यही देखा कि कौवे काले रंग के होते हैं। सारा डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो इस पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज यानी कि क्रमबद्ध तरीके से उसको अरेंज करेगा, कि वो अरेंज करेगा कि ये दिल्ली का डेटा है भाई, कि दिल्ली में सारे कौवे काले थे, बिहार में सारे कौवे काले थे, रांची में सारे कौवे काले थे, इंदौर में सारे कौवे काले थे, हर जगह कौवों का रंग काला था। अब वो क्या करेगा? इस डेटा को लेके एनालाइज करेगा, और वो एनालाइज करेगा कि मैं जहां जहां गया हर जगह सारे कौवों का रंग काला था। तो यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है कि मेरी थ्योरी सही हो और सभी कौवों का रंग कैसा हो? काला। इसके बाद अब उसने एनालाइज कर लिया है कि हाँ, मेरी थ्योरी सही हो सकती है और सभी कौवों का रंग काला हो सकता है। तो अब वो अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा, यानी अपनी परिकल्पना का परीक्षण करेगा। अब अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वो क्या करेगा? वो और प्लेसेस को विजिट करेगा। जैसे कि अब वो फॉरेन जाएगा, वो चाइना जाएगा, यूके जाएगा, यूएसए जाएगा, और वो वहां जाके क्या देखेगा? कि सभी कौवे काले रंग के हैं। यानी कि वो अपनी थ्योरी को वेरीफाई कर रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई और कौवा किसी और रंग का हो। तो अब वो क्या करेगा? अब वो दूसरे लोगों से भी कंफर्म करेगा, इस बात की पुष्टि करेगा कि कहीं आपने अपनी पूरी जिंदगी में किसी और रंग का कौवा तो नहीं देखा,
तो सब क्या कहेंगे? ऑब्वियसली सब यही कहेंगे कि नहीं भाई, कौओं का रंग जो है वो काला ही होता है। यानी कि अब वो अपनी हाइपोथेसिस को, अपनी परिकल्पना को टेस्ट कर चुका है और अब वो ये देखेगा क्या मेरी हाइपोथेसिस सही है। तो डेफिनेटली उसने हर जगह यही देखा, उसने पूरा प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद यही पाया कि मेरी हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट की जाती है। तो अब वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि जो सारे कौवे हैं वो काले रंग के होते हैं। ऑल क्रोज आर ब्लैक इन कलर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया था ताकि आप सभी इसको समझ सकें कि एक्चुअल में साइंटिफिक मेथड होता कैसा है। तो साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है कि हम किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उसको समझें। हम सबसे पहले अवलोकन करें, हम ऑब्जर्व करें कि कोई घटना हो रही है तो कैसे हो रही है। उसके बाद हम एक परिकल्पना बनाएं, फिर हम और अधिक जानकारी का संग्रहण करें, फिर हम विश्लेषण करें, फिर हम परिकल्पना का परीक्षण करें, फिर हम ये देखें कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे और उसके बाद हम अपनी थ्योरी को बनाएं। अब साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा रिलीजियस मेथड से कंपेयर करवाता हूं, तो आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अब रिलीजियस मेथड कैसा होता है टीचिंग का, कि कोई गुरु आएंगे, वो आपको कोई कहानी सुनाएंगे और अब आपकी ड्यूटी क्या है कि आप उस कहानी को सत्य माने। आप उस कहानी की अथॉरिटी को, उस कहानी की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते कि क्या ये सही है या गलत है। आप उस कहानी को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ड्यूटी है कि उन्होंने जो बोला वो आपको फॉलो करना है। लेकिन साइंटिफिक मेथड ऐसे नहीं होता है। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि यदि आपने कोई चीज ऑब्जर्व की है तो आप पहले उसको प्रूव करो पूरी प्रोसेस से, उसके बाद वो थ्योरी बनेगी। तो फ्रेंड्स, हमने ये सीखा कि पॉलिटिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, राजनीति वर्ड का मीनिंग क्या होता है, साइंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, यानी विज्ञान शब्द का मीनिंग क्या होता है। अब हमें यह जानना है कि इस डिसिप्लिन को पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं। सो फ्रेंड्स, now we will try to understand that why is this subject called as political science, यानी कि आखिर इस विषय को राजनीति विज्ञान कहा क्यों जाता है। तो फ्रेंड्स, अमेरिकन political scholars used to use the scientific method in political research, यानी कि जो अमेरिकी राजनीतिक विद्वान थे, अमेरिकी राजनीतिक विद्वान, वो राजनीतिक अनुसंधान में यानी कि पॉलिटिकल रिसर्च में, जैसे कि कोई भी रिसर्च करनी है अगर पॉलिटिक्स को लेकर के, तो वो इसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते थे। यानी अमेरिकन पॉलिटिकल स्कॉलर्स किसी भी पॉलिटिकल रिसर्च यानी राजनीतिक अनुसंधान, यानी कि अगर कोई भी पॉलिटिकल रिसर्च करनी है, कोई भी चीज की रिसर्च करनी है पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो इसमें किस मेथड का यूज करते थे? साइंटिफिक मेथड का यूज करते थे, वैज्ञानिक पद्धति का यूज करते थे, वो मेथड जो मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर समझाया। उसके बाद जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, उसने इस साइंटिफिक मेथड का यूज बहुत ज्यादा प्रमोट किया पॉलिटिकल रिसर्च में। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन द्वारा पॉलिटिकल रिसर्च में साइंटिफिक मेथड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। उनका कहना यह था कि साइंटिफिक मेथड ही असली मेथड है और हमें साइंटिफिक मेथड का यूज करना चाहिए पॉलिटिकल रिसर्च के लिए। और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के एफर्ट्स के कारण ही हम इस सब्जेक्ट को पॉलिटिकल साइंस बुलाने लगे, जहां साइंस का क्या मतलब है? सिस्टमैटिक स्टडी, यानी कि क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह बात अच्छे से समझ पाए होंगे कि इस डिसिप्लिन को पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ स्टेट या राज्य का अध्ययन। फ्रेंड्स, अब हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ना है, या फिर यूपीएससी ने अपने सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस को क्यों इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, जब आप लोग यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेंगे और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनेंगे, तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? आप एक्चुअल में स्टेट को ज्वाइन करेंगे, आप इंडियन ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप भारतीय नौकरशाही को ज्वाइन करने जा रहे हैं, यानी कि आप इंडियन स्टेट को ज्वाइन करेंगे, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन करेंगे। तो यदि आप इंडियन स्टेट को ज्वाइन करने जा रहे हैं, यदि आप राज्य को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो यह एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि आपको राज्य के बारे में, कम से कम राज्य के बारे में तो अधिक से अधिक जानकारी होनी ही चाहिए। यानी कि पॉलिटिकल साइंस यूपीएससी के एस्पायरेंट्स
को पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि स्टेट क्या है। स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी कि स्टेट एक विचार है। और स्टेट का मूर्त रूप क्या है, स्टेट का कंक्रीट मैनिफेस्टेशन क्या है? स्टेट का मूर्त रूप सरकार है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको स्टेट के बारे में जानना है, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इंडियन स्टेट कैसा है, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, तो आप कहां देखेंगे? यदि आप किसी भी स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप किसी भी स्टेट के नेचर के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप किसी भी राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहते हैं कि क्या उसका नेचर है, वो स्टेट कैसा है, क्या उसके नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, उस स्टेट की सरकार कैसी है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उस स्टेट का संविधान, यानी कि उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान वो दस्तावेज है जो किसी भी राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी राज्य का रिफ्लेक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट वेयर यू कैन गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप लोग स्टेट ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आप कौन सा स्टेट ज्वाइन करने जा रहे हैं? आप इंडियन स्टेट ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो आपको किसके बारे में पढ़ना है? आपको इंडियन स्टेट के बारे में पढ़ना है। और आपको इंडियन स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी? आपको इंडियन स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी? आपको इंडियन स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगली क्लास से हम अपनी पढ़ाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान के साथ जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। अंत में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल के बारे में उन सबको बताएं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें इससे अधिक लाभ प्राप्त हो सके। एट लास्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।